नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। शिखर क्लासेज के अंदर जो है हम रिसर्च के टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और रिसर्च के टॉपिक के बारे में जैसा कि आपको पीछे की क्लास में बताया था कि यूनिट जो 5 है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में रिसर्च से रिलेटेड है। यूनिट फर्स्ट जो है 5 है, पहले यूनिट का पहले पेपर का उसके अंदर जो है उसके अंदर भी रिसर्च का पूरा आपको जो है चैप्टर दिया गया है और जो पेपर सेकंड है उसका भी 5 यूनिट है, वो भी रिसर्च का दिया गया है। दोनों में अंतर ये है कि जो पेपर फर्स्ट में जो रिसर्च का दिया गया है उसके अंदर आपको रिसर्च जो परंपरागत से चला आ रहा है उसके बारे में दिया गया है और पेपर सेकंड जो कि अधिकतर कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, यांत्रिकी विधि का उसका प्रयोग ज्यादा हुआ है उसमें, इसलिए उसके अंदर जो है रिसर्च को समझाया गया है एक कंप्यूटर के माध्यम से। तो हमें जो पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 है उसका हम अध्ययन कर रहे थे और इसकी लगभग हमारी 2 क्लासें पीछे हो चुकी हैं, जिसके अंदर हम जो है रिसर्च का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट पर्पज पढ़ चुके हैं रिसर्च की नीड पढ़ चुके हैं, रिसर्च का स्कोप पढ़ चुके हैं, एथिक्स को हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा जो है जो है डिसिप्लिनरी जो है रिसर्च को पढ़ चुके हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को पढ़ चुके हैं, अप्लाइड और बेसिक रिसर्च को पढ़ चुके हैं। इतनी क्लास हमारी पीछे की 2 क्लासों में हो चुकी है। आज हम जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो इसी का आगे का पार्ट है, हिस्ट्रिकल रिसर्च है, उसका अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारी क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप सीकर क्लासेज ऐप पर जाकर हमारा ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हिस्ट्रिकल रिसर्च पढ़ाने से पहले मैं आपको आज जो है थोड़ा सा इसके टाइप्स के बारे में भी चर्चा करूंगा कि आपके जो है कौन-कौन से जो टाइप रिसर्च के होते हैं और इस टाइप में से कौन सा आपके सिलेबस में है। इसके बारे में जो है हम आज की क्लास में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो है हिस्ट्रिकल रिसर्च है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके चरण कौन-कौन से होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, उसके गुण क्या हैं और उसके दोष क्या है या समस्या क्या है। इन सभी बिंदुओं का जो है चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे और अक्सर चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की जो लाइब्रेरियन प्रोफेसर की एग्जाम हो या फिर जो आपकी राजस्थान लाइब्रेरियन जो पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए निकली है, उसके अंदर जो है ये रिसर्च का टॉपिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण होता है और जो लोग आगे चलकर मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी करते हैं वहां भी जो है इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है हम सरल से सरल तरीके से आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कि भाई किस तरह से जो रिसर्च है वो तरक्की या प्रगति करता है। अगर बात रिसर्च की जाए तो पीछे की क्लासों में मैंने आपको बताया था कि रिसर्च जो है, रिसर्च 2 शब्दों के मेल से बना है, री और सर्च। री का मैंने आपको अर्थ बताया था कि री से हमारा तात्पर्य होता है पुनः या बार बार और सर्च से तात्पर्य होता है अन्वेषण, अनुसंधान। ये सब किसके अर्थ होते हैं? ये आपके जो है सर्च के होते हैं। अगर दोनों से किया जाए तो जो है नवीन अनुसंधान या नवीन जो प्रयोग करना है किसमें, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, वही आपका क्या है, रिसर्च है। ठीक है, नए ज्ञान की वृद्धि होती है इसमें और सामाजिक विकास होता है, समाज को नई प्रेरणा मिलती है रिसर्च के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि क्या होता है रिसर्च, कितने प्रकार का होता है, उसकी बेसिकली जो टाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो आप देखिएगा हमसे कि क्या क्या टाइप जो है रिसर्च के हो सकते हैं। टाइप ऑफ रिसर्च या अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकार की बात की जाए तो अनुसंधान है वो 5 प्रकार का होता है भाई, ठीक है ना। और ये 5 जो प्रकार दिए गए हैं ये इनकी विशेषताओं के आधार पर दिए जाते हैं, पांचों प्रकार, ठीक है ना। तो 5 प्रकार का जो रिसर्च है
वो उनकी विशेषताओं के आधार पर जो दिया गया है। पहला है परिणाम के आधार पर, परिणाम के आधार पर, आधार पर शोध। परिणाम के आधार पर शोध है वो मूल रूप से 5 प्रकार का होता है। परिणाम के आधार पर शोध है वो 5 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा कि परिणाम के आधार पर शोध कितने प्रकार का होता है जी, कि परिणाम के आधार पर शोध है वो 5 प्रकार का होता है। और ये जो 5 प्रकार होते हैं उनमें सबसे पहले मौलिक, मौलिक, व्यवहारिक, मौलिक, व्यवहारिक, अंतःविषय, अंतःविषय, बाह्य विषय, मौलिक, व्यवहारिक, अंतःविषय और बाह्य विषय। इसके अलावा जो है इसका एक प्रकार होता है आपका कंप्यूटर जनित। कुछ बुकों में ये 4 प्रकार मिलते हैं, कुछ बुकों में ये 5 प्रकार मिलते हैं। ये परिणाम के आधार पर अगर शोध की बात की जाए तो परिणाम के आधार पर शोध है वो आपका जो है 5 प्रकार का होता है। मौलिक, व्यवहारिक, अंतःविषय, बाह्य और कंप्यूटर जनित। अगर बात तरक्की की जाए तो तर्क के आधार पर शोध 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पे भाई? तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर एक होता है आपका आगमन और एक होता है निगमन। आगमन और निगमन, आगमन और निगमन। ध्यान दीजिएगा कि तर्क के आधार पर शोध है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आगमन और एक होता है आपका क्या? निगमन। ठीक है ना? किसके आधार पर? तर्क के आधार पर। अगर बात जांच के आधार पर की जाए तो भी ये 2 प्रकार का होता है। जांच के आधार पर, जांच पड़ताल जिसको कहते हैं, ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं, जांच के आधार पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जांच के आधार पर शोध कितने प्रकार का होता है, तो जांच के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। और जांच के आधार पर जो 2 प्रकार होते हैं वो होता है एक तो संरचित और एक होता है विसंरचित। संरचित और विसंरचित। एक तो हो गया संरचित और एक हो गया विसंरचित। संरचित और विसंरचित। किसके आधार पर? जांच के आधार पर संरचित और विसंरचित या असंरचित, एक ही बात है, असंरचित। अगर बात की जाए आपकी जांच के अलावा अवधारणा के आधार पर, ठीक है ना, तो अवधारणा के आधार पर भी 2 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? अवधारणा के आधार पर। के आधार पर भाई आपसे पूछ ले कि अवधारणा के आधार पर शोध कितने प्रकार का होता है, तो अवधारणा के आधार पर भी शोध है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अनुभव जनित और दूसरा होता है आपका वैचारिक। पहला होता है अनुभव जनित और दूसरा होता है वैचारिक। अनुभव जनित, जिसका कारण ही क्या है? अनुभव है।
और दूसरा होता है आपका वैचारिक। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि परिणाम के आधार पर शोध 5 प्रकार का, मौलिक, व्यवहारिक, अंतःविषय, बाह्य विषय और कंप्यूटर जनित, तर्क के आधार पर आगमन और निगमन, जांच के आधार पर संरचित और विसंरचित या असंरचित, और अवधारणा के आधार पर अनुभव जनित, और आपका जो है क्या वैचारिक। ठीक है, इसके अलावा जो है उद्देश्यों के आधार पर एक आता है आपका उद्देश्यों के आधार पर, सॉरी, उद्देश्यों के आधार पर। अगर आपसे पूछ ले उद्देश्यों के आधार पर शोध कितने प्रकार का होता है, तो उद्देश्यों के आधार पर भाई शोध जो होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है। ठीक है ना, कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। उद्देश्यों के आधार पर जो शोध है वो 5 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णनात्मक, एक होता है सह संबंध, सह संबंध, सह संबंध, एक होता है व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, सह संबंध, व्याख्यात्मक, और नंबर 4 होता है आपका समावेशी। नंबर 4 होता है समावेशी, समावेशी, और नंबर 5 होता है प्रायोगिक। ठीक है ना, नंबर 5 होगा प्रायोगिक। ये विभाजन है शोध का, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि परिणाम के आधार पर शोध कितने प्रकार का, तो परिणाम के आधार पर शोध 4 या 5 प्रकार का। कुछ किताबें बताती हैं मौलिक, व्यवहारिक, अंतःविषय, बाह्य विषय, और कुछ किताबें इसको कंप्यूटर जनित को भी शामिल करती हैं। तर्क के आधार पर देखें तो आगमन और निगमन 2 प्रकार का जो है शोध होता है तर्क के आधार पर। जांच के आधार पर देखें तो संरचित और विसंरचित या असंरचित। अवधारणा के आधार पर देखें तो अनुभव जनित और वैचारिक। और उद्देश्य के आधार पर देखें तो 5 प्रकार का होता है वर्णनात्मक, सहसंबंध, व्याख्यात्मक, समावेशी और प्रायोगिक। ठीक है ना। अब बात करें इस वर्णनात्मक का, जो वर्णनात्मक है आपका कौन सा, जो वर्णनात्मक है, इसके भी विभाजन है, वर्णनात्मक के भी। और वर्णनात्मक को पुनः जो है, वर्णनात्मक को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो घटना जनित होता है, एक तो होता है घटना जनित, यहां लिख दूं, घटना, घटना जनित या घटनोत्तर। एक तो घटना जनित होता है, घटना, सॉरी, घटनोत्तर या घटना जनित, एक कौन सा, वर्णनात्मक। और दूसरा होता है आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, और तीसरा होता है आपका कौन सा, विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक। ये शोध के प्रकार होते हैं, रिसर्च के प्रकार होते हैं। ठीक है ना, ये शोध या रिसर्च के प्रकार होते हैं जिनको आपको जो है क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, शोध के प्रकार होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए इसकी कि तो आप देखिएगा
कि परिणामों के आधार पर जो शोध होता है, परिणामों के आधार पर जो शोध होता है, जैसे मौलिक शोध है, व्यवहारिक शोध है, अंतःविषय शोध है और बाह्य विषय शोध है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मौलिक शोध की, किसकी? मौलिक शोध की। तो मौलिक शोध की विशेषता होती है कि ये हमेशा नवीन जानकारियां प्रदान करता है। मौलिक शोध हमेशा नवीन जानकारियां प्रदान करता है। एक तो नवीन जानकारी, और दूसरा काम क्या करता है? ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान में वृद्धि, जो शोध ज्ञान में वृद्धि करे, नवीन जानकारियां प्रदान करे, वो कौन सा शोध? आपका मौलिक शोध है। ठीक है ना? मौलिक शोध में क्या होता है कि ज्ञान में वृद्धि करता है, नवीन जानकारी देता है, या यूं कह सकते हैं वर्तमान संग्रह में वृद्धि करता है। जो वर्तमान में जो संग्रह है अपने पास ज्ञान का, उसमें वृद्धि करता है। संग्रह में वृद्धि कौन करता है जी? आपका मौलिक शोध। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक शोध को कैसे पहचानोगे कि मौलिक शोध है वो नवीन जानकारी प्रदान करता है, ज्ञान में वृद्धि करता है और वर्तमान संग्रह में भी वृद्धि करता है। बात की जाए व्यवहारिक शोध की, तो व्यवहारिक शोध है ये इसके कारण होते हैं, वो मौलिक शोध ही होता है। व्यवहारिक शोध का कारण यदि आपसे पूछ ले तो कौन सा है? मौलिक शोध ही है। व्यवहारिक शोध का जो कारण है वो आपका मौलिक शोध है। मौलिक शोध है, और ध्यान रखिएगा कि मौलिक शोध है के द्वारा ही व्यवहारिक अनुसंधान आगे बढ़ता है। तो मौलिक शोध के द्वारा ही व्यवहारिक अनुसंधान आगे बढ़ता है, और जो मौलिक शोध है, ठीक है ना, उसी के कारण से जो व्यवहारिक शोध है उसकी उत्पत्ति हुई है। पहले जो मौलिक शोध में जो समस्या के तत्व होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। किनका? तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर तत्वों का अध्ययन किया जाता है भाई, कौन से में? कि आपके व्यवहारिक शोध में तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? और फिर तत्वों का अध्ययन करके समस्याओं को शामिल किया जाता है। समस्याओं को शामिल किया जाता है। समस्याओं को शामिल किया जाता है किस शोध में? व्यवहारिक शोध में। फिर आता है अंतःविषय शोध। अंतःविषय शोध में क्या होता है कि अंतःविषय शोध में जो विषय होता है वो बहुमुखी होता है। अंतःविषय शोध में विषय होता है वो बहुमुखी होता है। ध्यान रखना, बहुमुखी होता है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अंतःविषय शोध बहुमुखी होता है, और बहुमुखी शोध में क्या होता है कि एक से अधिक जो विषय हैं उनको शामिल किया जाता है, उनकी समस्याओं को इसमें शामिल किया जाता है। और अंतःविषय शोध है उसके अंदर जो शोधकर्ता होते हैं वो भी 2 या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है ना? और वो मिलकर समाधान करते हैं। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि अंतःविषय शोध के अंदर जैसे मान लीजिए कि सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, तो सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं इसके 5 कारण मैंने बताए थे आपको। इसका धार्मिक कारण भी हो सकता है, इसका राजनीतिक कारण भी हो सकता है, इसका आर्थिक कारण भी हो सकता है, इसका सामाजिक कारण भी हो सकता है, और इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। अब इन 5 कारणों को जानने के लिए 5 अलग-अलग विशेषज्ञ जो इन विषयों में विशेषज्ञ होंगे, वो अपने-अपने विचारों से इसका शोध करेंगे, और शोध करके कोई निष्कर्ष पे पूछेंगे कि भाई सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, इन पे नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। इन सब का जो है आप अध्ययन करेंगे। वो क्या करेंगे? अंतःविषय शोध में। और अंतःविषय शोध में जो विषय होता है वो बहुमुखी होता है। बाह्य विषय शोध में क्या होता है कि बाह्य विषय शोध में मैंने जैसा कि कल की क्लास में आपको बताया था, अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं देखिए तो देखिएगा। मैंने बाह्य विषय शोध को विस्तृत रूप से बताया है कि बाह्य विषय शोध में देख, जैसे जैसे अंतःविषय शोध में समस्या बहुमुखी होती है, वैसे ही बाह्य विषय शोध में समस्या होती है वो जटिल होती है। समस्या कैसी होती है? जटिल होती है। और इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि एक व्यक्ति है, उसके हाथ का ऑपरेशन करना था, और किस तरह डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, जो मैंने पीछे की क्लास में बताया है। पूरी घटना को
तो जैसे मान लीजिए डॉक्टर कोई जो है दुर्लभ ऑपरेशन करता है, मुश्किल डिफिकल्ट ऑपरेशन करता है, तो वो कैसा शोध है? वो बाह्य विषय शोध है। इसमें समस्या का स्तर होता है वो जटिल होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार परिणाम के आधार पर शोध मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, अंतःविषय शोध, बाह्य विषय शोध और कंप्यूटर जनित शोध। मौलिक शोध है उसमें नवीन जानकारी में वृद्धि होती है, व्यवहारिक शोध है उसमें वर्तमान संग्रह में वृद्धि की जाती है, और मौलिक शोध से ही जो है व्यवहारिक शोध की उत्पत्ति होती है। अंत विषय में जो है समस्याएं बहुमुखी होती हैं और शोध करने वाले भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक होते हैं। बाह्य विषय होता है इसमें समस्या जटिल होती है बाह्य विषय शोध में, ठीक है ना? तो ये और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में कॉलेज लाइब्रेरियन के सिलेबस में एक तो अंत विषय शोध आपके सिलेबस में है भाई, और एक बाह्य विषय शोध आपके सिलेबस में है, एक व्यवहारिक शोध आपके सिलेबस में है, एक मौलिक शोध आपके सिलेबस में है, ठीक है ना? एक ऐतिहासिक शोध आपके सिलेबस में है और एक वर्णनात्मक शोध आपके सिलेबस में है। तो कितने हो गए? ऐतिहासिक शोध, वर्णनात्मक शोध, बाह्य विषय शोध, अंतर विषय शोध, व्यवहारिक शोध और मौलिक शोध, और एक हो गया आपका ऐतिहासिक शोध। तो 1, 2 और 4 6 प्रकार के शोध हैं वो कॉलेज लाइब्रेरियन के सिलेबस के अंदर दिए गए हैं यूनिट 5 में पेपर फर्स्ट में। तो इनको 5 आपको अच्छे से आने चाहिए। मौलिक शोध का आपको पता होना चाहिए कि जो है ज्ञान में वृद्धि करता है, संग्रह में वृद्धि करता है, नवीन जानकारियों को ये समाहित करता है। व्यवहारिक शोध है उसकी उत्पत्ति है वो मौलिक शोध से ही होती है, और इसमें क्या होता है कि वर्तमान जो संग्रह होता है उस संग्रह के आधार पर इसमें अध्ययन किया जाता है। अंत विषय में जो विषय होता है वो बहुविषयी होता है, और बाह्य विषय में जो होता है वो होती है समस्या वो जटिल होती है। और रही बात ऐतिहासिक की जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, वर्णनात्मक को आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा एक डेल्फी पद्धति भी आपके सिलेबस में है जिसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? तो परिणाम के आधार पर मौलिक, व्यवहारिक, अंतःविषय और बाह्य, और एक कई किताबें बताती कंप्यूटर जनित। फिर आता है तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर आगमन और निगमन, ठीक है ना? तर्क के आधार पर 2 आगमन और निगमन है। तो 2 शोध हैं, एक तो है आपका आगमन और एक है आपका निगमन। जैसा कि इसके शब्दों से ही है, आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है भाई? आगमन का मतलब आना, ऐसी प्रणाली जिसमें हम विभिन्न अनुप्रयोगों, ऐसी प्रणाली जिसमें अपन विभिन्न अनुप्रयोगों, विभिन्न अनुभवों, ठीक है ना? ऐसी प्रणाली जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के आधार पर क्या करते हैं? सामान्यीकरण करते हैं। ऐसी प्रणाली जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के आधार पर सामान्यीकरण करते हैं। ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत हम विभिन्न अनुभवों के आधार पर शोध कार्य करते हैं। ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत हम विभिन्न अनुभवों के आधार पर शोध कार्य कर ज्ञान को बढ़ाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा क्या चीज महत्वपूर्ण है? यहाँ महत्वपूर्ण है अनुभवों के आधार पर। अनुभवों के आधार पर हम विभिन्न अनुभवों के आधार पर क्या करते हैं? सामान्यीकरण करते हैं, ठीक है ना? शोध किस रूप में? सामान्यीकरण में सामान्यीकरण करते हैं, ठीक है ना? और सामान्यीकरण कर शोध कार्य कर ज्ञान को बढ़ाते हैं। वो पद्धति क्या है? आगमन। अगर एक लाइन में पूछा जाए कि आगमन कैसी पद्धति है, तो आगमन अनुभव जनित पद्धति है, ठीक है। फिर आती है निगमन पद्धति। इस प्रणाली में क्या होता है? सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं हम। निगमन में सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। भाई कौन सी प्रणाली है जो आपकी सामान्य से विशेष की ओर चलती है?
तो वो निगमन है। ठीक है ना। सामान्य से विशेष की ओर चलने वाली प्रणाली निगमन, ठीक है ना, और अनुभव जनित प्रणाली है वो है आगमन। तो ये तर्क के आधार पे हो गया आपका आगमन और निगमन। फिर आता है जांच के आधार पर। जांच के आधार पर जो है आपके दो प्रकार थे, एक प्रकार था आपका संरचित और एक प्रकार था विसंरचित। ठीक है, एक तो था संरचित और एक था विसंरचित या असंरचित। असंरचित, ये दो प्रकार आपके थे। किसके आधार पर भाई? कि जांच के आधार पर। जांच के आधार पर संरचित और विसंरचित। ठीक है, अगर निगमन विधि के समान हो तो संरचित, निगमन विधि के ही समान हो तो संरचित। यानी संरचित में भी क्या होगा? सामान्य से विशेष। क्या होगा? सामान्य से विशेष की ओर चलेंगे। सामान्य से विशेष की ओर किस विधि में? संरचित में। यानी किस पे निर्भर है? संरचित निगमन की तरह ही कार्य करती है। हम सामान्य से विशेष की ओर चलेंगे, सामान्य से विशेष की ओर चलेंगे, ये आप ध्यान रखना। दूसरी असंरचित है, ये आगमन विधि के, ये आगमन विधि की तरह काम करती है। कौन सी विधि की तरह? आगमन विधि की तरह। आगमन विधि की तरह काम करती है और गुणात्मक शोध की इसमें भागीदारी होती है, ध्यान रखना। पुनः देख लीजिएगा, आगमन विधि में क्या होता है कि आगमन विधि अनुभव जनित होती है, इसलिए जो आगमन विधि काम करती है वही आपकी कौन सी करती है? असंरचित करती है। और निगमन विधि काम करती है तो निगमन में क्या होता है? सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं और संरचित में भी सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, इसलिए ये दोनों इसके समान है। तो हमने परिणाम के आधार पर पढ़ा 4 प्रकार, तर्क के आधार पर पढ़े आपके 2 प्रकार, जांच के आधार पर पढ़े 2 प्रकार। अब हम पढ़ते हैं अवधारणा के आधार पर 2 प्रकार। अवधारणा या धारणा के आधार पर 2 प्रकार हैं, एक आपका अनुभव जनित, एक प्रकार है अनुभव जनित और दूसरा प्रकार है आपका वैचारिक। यहां लिख दूं, अनुभव जनित और दूसरा प्रकार है वैचारिक। वैचारिक, जैसा कि आपको बताया दोनों किसके आधार पे है? कि ये जांच के आधार पर है। ठीक है ना, सॉरी, अवधारणा के आधार पर। किसके आधार पर? अवधारणा के आधार पर। जांच के आधार पर तो संरचित और असंरचित, ये अवधारणा के आधार पर। अवधारणा के आधार पर 2 प्रकार हो गए आपके, एक हो गया अनुभव जनित और एक हो गया वैचारिक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वैचारिक क्या है? दार्शनिकों या विद्वानों के जो विचार जिसमें शामिल होते हैं, दार्शनिकों व विद्वानों के, या विशेषज्ञ लिख दूं, विशेषज्ञों के विचारों का समावेश जिस विधि में होता है, वो होती है आपकी अनुभव जनित। ठीक है, अवधारणा क्या है भाई? अवधारणा क्या है कि दार्शनिक और जो विशेषज्ञ है उनके विचारों को उठा लो तो वो क्या हो जाएगी? अनुभव जनित या अनुभव सिद्ध हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं वैचारिक की। तो वैचारिक में क्या होता है? वैचारिक में होता है कि दार्शनिकों की नई अवधारणाओं का विकास किया जाता है। दार्शनिकों की नवीन अवधारणा का विकास किया जाता है। नवीन अवधारणा का विकास, दोनों में अंतर समझिए भाई। अनुभव जनित में क्या होता है?
दार्शनिक और विचारकों के विशेषज्ञों के विचारों को समावेश किया जाता है। और यहाँ वैचारिक में क्या होता है, दार्शनिकों की नवीन अवधारणाओं का विकास किया जाता है। जब यहाँ विकास होगा तभी वहाँ क्या होगा, उनका प्रयोग या समावेश होगा। इसलिए पहले वैचारिक और फिर अनुभवजनित। जब वैचारिक होगा उसके बाद में जो है अनुभवजनित का कार्य करेगा। अर्थात अनुभवजनित तो आप समय वैचारिक में कह सकते हैं कि वैचारिक में पहले क्या करेंगे, दार्शनिकों के विचारों है, नवीन अवधारणा, उनका विकास हम कर लेंगे। और जब उनका विकास हो गया फिर शोध करेंगे तो वही शोध वैचारिक अनुभवजनित हो जाएगा। और अनुभवजनित में हम क्या करेंगे, दार्शनिक और विशेषज्ञों के विचारों का समावेश कर लेंगे। ठीक है, पहले उनका विकास करेंगे, दूसरे में उसका समावेश करेंगे। यह था आपके अवधारणा के आधार पर। फिर आता है उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर शोध। अगर बात उद्देश्यों की जाए तो उद्देश्यों के आधार पर जो शोध का प्रयोग है, प्रकार है, वो एक तो है वर्णनात्मक, एक प्रकार है वर्णनात्मक, जो आपके सिलेबस में भी है भाई, वर्णनात्मक, जिसको विस्तृत रूप से हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि वर्णनात्मक क्या होता है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, वर्णनात्मक शोध किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्थिति का वर्णन इसके अंदर किया जाता है। किसका वर्णन, स्थिति का, स्थिति का वर्णन जिस शोध में किया जाता है। कैसा, क्यों, कब और कैसे। क्यों, कब और कैसे के प्रश्नों का समाधान इसके वर्णनात्मक शोध में होता है। ठीक है ना, कि क्या है, क्या था या क्या के द्वारा इसको है किया जाता है। एक है घटनोत्तर, घटनोत्तर। इसमें क्या होता है कि कोई जो घटना घट जाती है, ठीक है ना, उसके संबंध में आयोजित की जाती है। ये घटना के संबंध में इस शोध का आयोजन किया जाता है। घटना के संबंध में इस शोध का आयोजन किया जाता है, घटनोत्तर शोध का, इस शोध का आयोजन, शोध का आयोजन। ध्यान रखिएगा कि घटना के संबंध में इस शोध का आयोजन किया जाता है, घटनोत्तर संबंध का। ठीक है ना, फिर एक आता है आपका ऐतिहासिक, बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक। इसको आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भी विस्तृत रूप से, यहाँ संक्षिप्त बताता हूँ। देखिए, कहते हैं कि अगर राह में कोई पत्थर है, राह में अगर कोई पत्थर है तो उस पत्थर से टकराने से अच्छा है कि हम दूसरे को ही टकराते हुए देख लें। ऐसा व्यक्ति का स्वभाव होता है। अगर आपने कभी अनुभव किया होगा और आपने कहीं बरसात का मौसम हो और सड़क पे पानी भरा हो, आप अपने टू व्हीलर से जा रहे हो, तो आप हमेशा दृष्टि आगे चलने वाले पे रखोगे कि ये किधर से निकल रहा है, इधर कोई गड्ढा तो नहीं है। ठीक है, और उसी से प्रेरणा लेकर अगर उधर गड्ढा है तो हम उसकी दिशा बदलेंगे, दूसरे को देखेंगे। ठीक है, और गड्ढा नहीं है तो उसके पीछे पीछे चल देंगे। तो वो हमने क्या किया, वो हमने उसको देखा, वही आपका क्या है, ऐतिहासिक शोध है। ठीक है, ऐतिहासिक शोध क्या होता है कि ऐतिहासिक शोध किया तो जाता है वर्तमान में। कब किया जाता है, वर्तमान में। लेकिन किस पे किया जाता है भाई, इति प्लस आस, यानी किस पे किया जाता है, वर्तमान में भूतकाल की घटनाओं को, भूतकाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में भूतकाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो है क्या करते हैं, ऐतिहासिक शोध करते हैं ताकि भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है ना, तो वर्तमान आपसे पूछ ले ऐतिहासिक शोध कब होता है, तो वर्तमान परिक्षेप में होता है। किस पे होता है, तो बीती हुई घटनाओं पे होता है। ठीक है, बीती हुई घटनाओं पे होता है।
और क्यों होता है, ताकि भविष्य में हमें कोई समस्या या कोई व्याधि या कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। इसके लिए जो हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक शोध का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो ये था आपका ऐतिहासिक शोध। एक होता है आपका विश्लेषणात्मक शोध, जो यहाँ हमने लिया था, विश्लेषणात्मक शोध। विश्लेषणात्मक शोध, ध्यान रखिएगा किस पे आधारित है, विश्लेषण से। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, इसमें पहले से ही उपलब्ध तथ्य, इसमें पहले से ही उपलब्ध तथ्यों, इसमें पहले से ही उपलब्ध तथ्यों विश्लेषण शोध में पहले से ही उपलब्ध तथ्य हैं, उनको क्या करते हैं कि जानकारी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? इसमें पहले से ही उपलब्ध तथ्यों की जानकारी का प्रयोग किया जाता है, जानकारी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो ये आपके जो प्रकार थे किसके, रिसर्च या शोध के, जिनको हमने संक्षिप्त रूप से पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आपके जो है अनुसंधान के बारे में। और अनुसंधान के बारे में जो है, अनुसंधान के बारे में जो है आपके आज हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो ऐतिहासिक अनुसंधान है, उसको पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक शोध विधि क्या होती है, उसके बारे में हम जो है देखेंगे। तो देखिएगा ऐतिहासिक शोध या विधि क्या होती है। ठीक है ना? टाइप ऑफ रिसर्च को हमने पढ़ा। अब हिस्टोरिकल मेथड जो है उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल मेथड या जो है ऐतिहासिक विधि क्या होती है, इसको देखिएगा। हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक शोध विधि कॉलेज लाइब्रेरी के सिलेबस में ये शामिल है। आपके कॉलेज लाइब्रेरी के सिलेबस में 4, 5, 6 विधियां टोटल हैं, जिसमें 6 विधियों में आपके जो है एक वर्णनात्मक विधि है, एक ऐतिहासिक विधि है, एक डाल्फी पद्धति है, एक आपके जो है अंतःविषय पद्धति है, एक बाह्य विधि पद्धति है और एक आपका जो मौलिक शोध है। ठीक है? तो उसी के क्रम में हम ऐतिहासिक शोध के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऐतिहासिक शब्द है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसमें आधार होता है ऐतिहासिक घटनाएं। आधार क्या होती है, ऐतिहासिक घटना आधार होती है। सॉरी, ऐतिहासिक ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर, घटना को आधार बनाकर, ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर वैज्ञानिक पद्धति द्वारा या वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर ऐतिहासिक शोध किया जाता है। ऐतिहासिक शोध किया जाता है। घटना होती है भाई ऐतिहासिक, घटना होती है ऐतिहासिक। ठीक है ना? पद्धति काम में ले लेते हैं वैज्ञानिक। ठीक है? और प्रयोग कर ऐतिहासिक शोध किया जाता है और समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। समस्या का समाधान ढूंढा जाता है इसमें।
समाधान ढूंढा जाता है। किसके आधार पे भाई? हिस्टोरिकल रिसर्च के आधार पर समाधान किया जाता है। लिख देता हूं, किया जाता है। अब आपसे पूछे कि भाई क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च? तो ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर ऐतिहासिक शोध किया जाता है और समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें विभिन्न घटनाएं किससे संबंधित होती हैं? विभिन्न घटनाएं भूतकाल से संबंधित होती हैं। भूतकाल से संबंधित होती हैं। होती है। वर्तमान काल में यह शोध किया जाता है। वर्तमान काल में यह शोध किया जाता है। यह शोध किया जाता है ताकि भविष्य में आने वाली समस्या से बचा जा सके। समस्या से बचा जा सके। आने वाली समस्या से बचा जा सके। समझ गए क्या होता है भाई ऐतिहासिक शोध? की विभिन्न घटनाएं जो भूतकाल में घटित हो चुकी है, ठीक है ना, उनसे संबंधित होती है और ऐतिहासिक शोध है वो वर्तमान काल में किया जाता है ताकि भविष्य में आने वाली समस्या से बचा जा सके। इसके लिए आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि आपने कछुए और खरगोश की दौड़ के बारे में सुना होगा। कछुए और खरगोश की दौड़ में दोनों दौड़ करते हैं, दोनों में शर्त लगती है। खरगोश है वो दौड़ता है और आधे रास्ते रुक जाता है और सोचता है कि कछुए की चाल है वो बहुत ही धीमी है, कछुआ हमें कभी नहीं जीत सकता। वो आराम करता है और कछुआ अपनी धीमी रफ्तार से चलता रहता है। खरगोश को नींद आ जाती है और कछुआ जीत जाता है। इस बात को लेके बार बार जो है खरगोश कछुए को ताने देता रहता है कि तुम्हें मैंने हरा दिया। 2 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। 2 पीढ़ी बाद जो कछुआ है उसका जो रिश्तेदार है वो खरगोश के रिश्तेदार से जो है, खरगोश का रिश्तेदार उसे कहता है कि भाई हम जो है हमारी और आपकी दौड़ लगी थी और आपके पूर्वज थे वो जीत गए। इसलिए कछुआ कहता है कोई बात नहीं, हम फिर दौड़ लगाते हैं। दोनों दौड़ लगाते हैं और दौड़ में जो है क्या होता है कि कछुआ आराम से चलता है और कछुआ सोचता है कि खरगोश तो बीच रास्ते में रुक जाएगा, तो वो खरगोश रुकता नहीं है और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। और पहुंच जाने पे जो है जो ही कछुआ वहां पहुंचता है तो उसे खरगोश पहले से ही नजर आता है और उसे कहता है कि जो गलती मैंने मेरे पूर्वजों ने की थी वो गलती में फिर से मैं नहीं दोहराना चाहता, इसलिए मैं रास्ते में सोया ही नहीं और मैं सीधा गंतव्य स्थान पर पहुंच के ही रुका हूं। ये बात खरगोश ने उसे कही। ये जो एक सामान्य उदाहरण था ये आपके ऐतिहासिक शोध का था। अर्थात हम ऐतिहासिक शोध करते तो वर्तमान में हैं, लेकिन करते इसलिए हैं ताकि भविष्य में हमें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, भविष्य में हमारे सामने कोई समस्या पैदा ना हो। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम ऐतिहासिक शोध करते हैं, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना, इसमें समाज की किसी वस्तु, विचार या घटना को जो है शामिल किया जाता है और या फिर ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जो है या ऐतिहासिक नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इसमें, यानी ऐतिहासिक नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक नियमों का कैसा अध्ययन भाई? वैज्ञानिक।
ऐतिहासिक नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो क्लियर हुआ आपके कि क्या होता है ऐतिहासिक शोध, क्या क्या इसमें किया जाता है। ठीक है, अब पूछते हैं कि इसमें आवश्यकता क्या होती है, नीड क्या होती है? तो आप बता सकते हैं इसमें किसकी नीड होगी कि भाई इसके अंदर जो है ऐतिहासिक साक्ष्यों की आवश्यकता होगी। क्या होगी इसके अंदर नीड, क्या होगी? ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य, क्योंकि ये भूतकाल के संबंध में किया जाता है, इसलिए ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे रिसर्च, क्योंकि ये तो बीते हुए पे चलता है। तो इसके लिए जो आवश्यकता होगी वो ऐतिहासिक साक्ष्यों की इसके में आवश्यकता होगी, ठीक है ना। और इसमें किया क्या जाता है, ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किसका होता है? ऐतिहासिक स्रोतों का या स्रोतों का, ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण इसके अंदर किया जाता है। कौन सी विधि में? ऐतिहासिक विधि में विश्लेषण किया जाता है भाई। ऐतिहासिक स्रोतों का, घटनाएं या साक्ष्य लिए जाते हैं ऐतिहासिक, वर्तमान में किया जाता है, भूत की घटनाओं के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में हमारे समस्या ना हो, उनसे बचने के लिए जो है ये कार्य किया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि ऐतिहासिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इसके स्रोत देखते हैं। तो देखिएगा मैं आपको इसके स्रोत बताता हूं। ऐतिहासिक घटनाओं के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक, एक स्रोत तो होते हैं प्राथमिक। प्राथमिक हम क्या पढ़ रहे हैं? ऐतिहासिक घटनाओं के स्रोत, प्राथमिक स्रोत, और एक होते हैं द्वितीय स्रोत। एक होता है द्वितीय स्रोत। आपसे पूछ ले कि ऐतिहासिक घटनाओं के कितने स्रोत होते हैं, जब हम हिस्ट्रिकल जो रिसर्च को करते हैं तो कितने प्रकार के स्रोत होते हैं? तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत, दो प्रकार के स्रोत इसके अंदर होते हैं। बात की जाए प्राथमिक स्रोत की, जो स्रोत हमें मूल जानकारी देते हैं या प्राथमिक के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें हम जो है प्राथमिक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोत जो प्रकार होता है वो पहला होता है मौखिक, प्राथमिक स्रोत, मौखिक प्राथमिक स्रोत। दूसरा होता है लिखित प्राथमिक स्रोत, लिखित प्राथमिक स्रोत। मौखिक प्राथमिक स्रोत, लिखित प्राथमिक स्रोत, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका कलात्मक स्रोत। तीसरा होता है कलात्मक स्रोत। कलात्मक स्रोत, कलात्मक स्रोत। आपसे पूछ ले कि जो ऐतिहासिक शोध जब हम करते हैं तो जो है ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्य जो इकट्ठे करते हैं उनमें जो स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। और ध्यान दीजिएगा प्राथमिक जो स्रोत होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है और एक कलात्मक होता है। अगर बात की जाए आपके मौखिक की, तो मौखिक के अंदर आती हैं भाषाएं, कहानी। मौखिक के अंदर होती है भाषाएं, कहानी, दंत कथाएं। भाषाएं, कहानी, दंत कथाएं, ठीक है ना। दंत कथाएं, उप आख्यान, उप आख्यान कौन से हैं भाई? कि ऐतिहासिक शोध करते समय जो डाटा कलेक्शन किए जाते हैं वो ऐतिहासिक घटनाओं से होते हैं, और इसके लिए दो स्रोत होते हैं, एक प्राथमिक स्रोत और एक द्वितीय स्रोत।
प्राथमिक स्रोत 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक प्राथमिक स्रोत, लिखित प्राथमिक स्रोत और कलात्मक प्राथमिक स्रोत। मौखिक प्राथमिक स्रोत होते हैं, उसमें भाषाएं, कहानी, दंत कथाएं, उप आख्याएं और लोक कथाओं को शामिल किया जाता है। ये कौन सा सोर्स है भाई, आपसे पूछ ले, कथा है और ये हिस्टोरिकल मेथड में कौन से हैं, तो ये प्राथमिक है। ठीक है, फिर बात की जाए लिखित की, तो जो लिखित है, लिखित प्राथमिक सूचना स्रोत है, उनमें जैसे न्यायालय के पत्र हो गए, आपके न्यायालय के पत्र हो गए, न्यायालय के पत्र किस में आएंगे, लिखित में। और कौन से स्रोत, प्राथमिक, शिलालेख, शिलालेख, न्यायालय के पत्र, शिलालेख, आत्मचरित्र वर्णन, आत्मचरित वर्णन, ये भी कौन सा स्रोत है, तो बता दीजिएगा, ये भी प्राथमिक स्रोत है, आत्मचरित वर्णन। एक विज्ञापन पत्र, पुराने जो विज्ञापन है ना, वो विज्ञापन पत्र, और एक आपके समाचार पत्र, समाचार पत्र, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आपको इराक जो है, इराक अमेरिका युद्ध के कारणों को जानना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जो है इराक अमेरिका युद्धों को कारणों को जानने के लिए 1992 के न्यूज़पेपर को आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एक वंशावलियां भी हो सकती है भाई, इसमें क्या हो सकती हैं, वंशावलियां। जो वंशावलियां हैं, जैसे राजा महाराजाओं की वंशावलियां हैं, जैसे कहते हैं ना, हमीर किसका बेटा था, अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र का क्या नाम था, बाबर का पुत्र कौन था, ऐसी जो घटनाएं होती हैं, महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था, ये सारी वंशावलियां होती हैं। ठीक है ना, विभिन्न गोत्रों की, ये भी ठीक है ना। तो और तीसरी आपकी कलात्मक स्रोत, तीसरा प्रकार आपके कलात्मक स्रोत, और कलात्मक स्रोत में एक तो सिक्के आते हैं, एक मूर्तियां आती हैं। सिक्के, मूर्तियां, सिक्के, मूर्तियां, ललित कथाएं, ललित कथाएं और ऐतिहासिक चित्र, ऐतिहासिक चित्र, ऐतिहासिक चित्र, ये भी किस में शामिल होते हैं जी, ये भी होते हैं। तो आप ये समझे कि जो ऐतिहासिक शोध जब हम करते हैं, तो ऐतिहासिक शोध करते समय, यानी ऐतिहासिक शोध करते समय हमें क्या किया जाता है कि इतिहास की जो घटनाएं हैं, इतिहास की जो घटनाएं हैं, उनको आधार बनाया जाता है जो पीछे बीत चुकी हैं, और वो शोध वर्तमान में करते हैं ताकि भविष्य में हमें कोई समस्या ना हो। और उसके लिए जो तथ्य होते हैं वो ऐतिहासिक होते हैं, और ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने के जो स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीय होता है। प्राथमिक स्रोत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक लिखित होते हैं, एक मौखिक होते हैं और एक कलात्मक होते हैं। जो मौखिक होते हैं उनमें भाषाएं, कहानी, दंत कथाएं, उपाख्याएं और लोक कथाएं शामिल होती हैं। जो लिखित होता है उसमें न्यायालय के पत्र हो सकते हैं, शिलालेख हो सकते हैं, आत्मचरित्र वर्णन हो सकता है, विज्ञापन पत्र हो सकते हैं, समाचार पत्र हो सकते हैं, या राजा महाराजाओं की वंशावलियां भी हो सकती हैं। और जहां तक कलात्मक स्रोतों की बात की जाए, तो यहाँ सिक्के हो सकते हैं, मूर्तियां हो सकती हैं, ये ललित कथाएं हो सकती हैं, ऐतिहासिक चित्र हो सकते हैं, मृद भांड भी हो सकते हैं भाई, मृद भांड जिसको मटके कहते हैं पुराने, वो भी प्राथमिक स्रोत में शामिल कर सकते हैं। तो ये थे आपके सूचना के जो है प्राथमिक या लिखित स्रोत। ठीक है ना, सूचना के प्राथमिक और लिखित स्रोत। अब बात करते हैं सूचना के द्वितीय स्रोतों के बारे में। तो द्वितीय स्रोतों के बारे में देखिएगा आप, कौन कौन से द्वितीय स्रोत होते हैं जो सूचना को आगे बढ़ाते हैं जब हम ऐतिहासिक शोध करते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, तो सूचना के द्वितीय स्रोतों को देखिएगा। जो सूचना के द्वितीय स्रोत होते हैं वो जो है
जब कोई जानकारी किसी ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी मूल स्रोत से ना करके, ठीक है ना, इस मूल स्रोत से, प्राथमिक स्रोत यानी मूल स्रोत, मूल जब किसी घटना की जानकारी मूल स्रोत से प्राप्त ना करके किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाती है, किसी घटना की जानकारी मूल स्रोत या प्राथमिक स्रोत से प्राप्त ना करके किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाती है, तो वो सबके सब क्या कहलाते हैं? द्वितीय स्रोत कहलाते हैं। कहने का मतलब जो जानकारी हमें मूल स्रोत से नहीं मिल रही है, वही आपके क्या है? वही आपके द्वितीय स्रोत है, ठीक है ना। और ये प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं भाई। प्राथमिक स्रोतों या सोर्सों की तुलना में कम विश्वसनीय। कारण क्या है? तुलना में कम विश्वसनीय। इसका कारण भाई एक ही है कि ये जो है ना, ये इनके साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है ना, कम विश्वसनीय होते हैं। जैसे किसी का जीवन इतिहास वो कोई और लिखता है, ठीक है ना, और लिखता है तो जरूरी नहीं वो सही लिखे, तो ये कम विश्वसनीय होते हैं पहले की बजाय। जबकि पहले में तो शिलालेख होते हैं तो उनके टाइम के ही जो होते हैं, ठीक है ना। तो किसी के जीवन का इतिहास, किसी के जीवन का इतिहास जीवन का इतिहास हो सकता है इसमें। वहां वंशवालियां थी, यहाँ किसी के जीवन का इतिहास है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है व्यक्तिगत विवरण, व्यक्तिगत विवरण। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका सहसंबरण, सहसंबरण। ये चीजें द्वितीय स्रोत में आते हैं। समझे आप? द्वितीय स्रोत यानी प्राथमिक स्रोत 3 प्रकार के। एक स्रोत था आपका जो है लिखित, एक था आपका मौखिक, ठीक है ना। और यहाँ जो है द्वितीय स्रोत है, उसमें प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं। जो जानकारी में प्राथमिक स्रोतों से नहीं मिलती वो द्वितीय स्रोतों में मिलती है। किसी के जीवन का इतिहास, व्यक्तिगत विवरण और सहसंबरण, ये इसके हिस्से होते हैं। कौन से के भाई? कि द्वितीय स्रोत के, ठीक है ना। जो एक विद्वान है कार्ल लिंगर के अनुसार द्वितीय स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का वह अभिलेख या रिकॉर्ड है जो मूल भंडार से 1-2 कदम दूर है, ठीक है ना। जो मूल भंडार से 1-2 कदम दूर होते हैं वही आपके कौन से स्रोत होते हैं? वही आपके द्वितीय स्रोत होते हैं, ठीक है ना। अब आता है ऐतिहासिक शोध के पद या सोपान। ऐतिहासिक शोध के पद या सोपान। तो हम ऐतिहासिक शोध के पद या सोपानों को पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या सोपान या पद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, किसी समस्या का चुनाव करना। इसके सोपान क्या है? पहला है किसी समस्या का चुनाव करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोई समस्या लेंगे, उस समस्या का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। सबसे पहला काम यही होगा। जब समस्या ही नहीं होगी तो शोध करेंगे किस पर? तो किसी समस्या का चुनाव करना। चुनाव करना, किसी समस्या का चुनाव करना। और ध्यान रखना, अगर समस्या ज्वलंत हो, करंट की हो, तो वो शोध ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो किसी समस्या का चुनाव करना, ठीक है। उस समस्या का, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे? समस्या की सीमा का निर्धारण। दूसरा काम होगा समस्या की सीमा का निर्धारण, कि भाई समस्या की सीमा का निर्धारण, कि जो मैं ये कर रहा हूँ, जिस समस्या पे जो शोध कर रहा हूँ उसकी सीमा क्या होगी? समस्या की सीमा का निर्धारण। सीमा के निर्धारण के से हमारा तात्पर्य ये होता है कि जो व्यक्ति शोध करता है वो अपने शोध के लिए, अपने शोध के बिंदु के लिए कोई ना कोई एरिया जरूर चुनता है कि भाई मेरा सीकर रहेगा, राजस्थान रहेगा, भारत रहेगा, या ऑल इंडिया रहेगा मेरे शोध का, या एशिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने शोध किया चमगादड़ों पे अध्ययन, तो वो उसका डालेगा कि भाई मेरे पर्टिकुलर में
किसी राज्य से संबंधित करूँगा, किसी जिले से या पूरे देश से करूँगा या फिर एक महाद्वीप को लूँगा या महाद्वीप के कुछ देश लूँगा, तो वो पहले से उसका डिसाइड कर देता है। तो सबसे पहले किसी समस्या का चुनाव करना पड़ता है कि भई मुझे किस पे शोध करना है, किस पे शोध करना है, वो है समस्या का चुनाव। समस्या की सीमा का निर्धारण है कि उसका जो है एरिया क्या होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा, वो है आपकी समस्या की सीमा का निर्धारण। फिर वो हाइपोथेसिस बनाएगा, अर्थात किसकी, संबंधित विषय की परिकल्पना करना। संबंधित समस्या की, समस्या यानी उसका विषय हो गया, उसका टॉपिक हो गया, संबंधित समस्या की परिकल्पना करना। परिकल्पना करना। किसकी परिकल्पना? हाइपोथेसिस बनाएगा कि भाई मैं मेरा शोध किस तरह से करूंगा, परिकल्पना करना। ठीक है। फिर करेगा तथ्यों का संग्रहण। ठीक है ना, तथ्यों का संग्रहण। तथ्यों का संग्रहण यानी कलेक्शन जिसको कह सकते हैं, इकट्ठा करना जिसको कह सकते हैं, तथ्यों का संग्रहण करेगा ऐतिहासिक शोध में। ठीक है ना। कौन से तथ्यों का संग्रहण करेगा? जो उसके समस्या से जुड़े होंगे, उसके टॉपिक से जुड़े होंगे। ठीक है ना। और फिर करेगा प्रामाणिकता की जांच। प्रामाणिकता की जांच। प्रामाणिकता की जांच। और प्रामाणिकता की जब जांच भी कर लेगा तो अंतिम चरण होगा इसका, अंत में परिणामों का व्याख्यान व विवेचन करेगा। परिणामों का व्याख्यान व विवेचन। तो देखिएगा भाई, हम ऐतिहासिक शोध पढ़ रहे थे और ऐतिहासिक शोध के अंदर ऐतिहासिक शोध क्या होता है उसको हमने पढ़ा। ठीक है। ऐतिहासिक शोध के बाद के अगले चरण में हमने पढ़ा कि भाई ऐतिहासिक शोध में जो स्रोत होते हैं, किन स्रोतों से जो है जानकारी ली जाती है, वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं इसके पद या सोपान। सोपान से हमारा तात्पर्य ये है कि शोधकर्ता द्वारा किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, किन किन स्टेप्स को पार करके अपने रिसर्च कार्य को पूर्ण किया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति रिसर्च से करता है, ऐतिहासिक शोध करता है, तो वहां वो क्या करता है कि सबसे पहले जो है वो कोई ना कोई समस्या ऐसी देखेगा, ऐसी ज्वलंत समस्या देखेगा जो जिस पे उसे शोध करना है, ऐतिहासिक शोध करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेगा, किसी समस्या का चुनाव करेगा, और जब समस्या का चुनाव हो जाएगा तो फिर उसका क्षेत्र या एरिया निर्धारण करेगा। ठीक है ना। तो समस्या की सीमा का निर्धारण करेगा और फिर संबंधित समस्या उसकी हाइपोथेसिस करेगा या परिकल्पना करेगा। परिकल्पना जब हो जाएगी कि भाई मैं शोध इस तरह से करूंगा, ये हाइपोथेसिस है जिसको आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो परिकल्पना करने के बाद तथ्यों का संग्रहण करेगा। जब तथ्य इकट्ठे हो जाएंगे, संग्रहण हो जाएगा, तो उनकी जांच करेगा और परिणामों की व्याख्या करके उनकी विवेचना करेगा। इस प्रकार एक ऐतिहासिक शोध है, उसके चरण या सोपान जो है पूरे हो जाएंगे। अगर बात इसकी समस्या की जाए, ठीक है ना, तो इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, इसमें क्या होता है कि तथ्य है उनका बिखराव अधिक होता है। ऐतिहासिक शोध में तथ्यों का बिखराव अधिक होता है, जगह जगह से उसे तथ्य इकट्ठे करने पड़ते हैं। इसके लिए उसे कई इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, उसे जो है कई पुस्तकालयों में जाना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है, फिर भी उसको विश्वसनीय तथ्य उपलब्ध नहीं होते। ये इस शोध का क्या है, एक सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा दोष है। ठीक है ना। तो ये ऐतिहासिक शोध का दोष है। आगे देखिएगा, यहां तक समझ में आया होगा आपके। ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य। अब हम ऐतिहासिक शोध के उद्देश्यों को जानेंगे कि ऐतिहासिक जो शोध है उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, किन किन उद्देश्य से ऐतिहासिक शोध गुजरता है। ठीक है ना। तो भूत की घटना के आधार पर वर्तमान की समस्या का, वर्तमान भूत की घटना के आधार पर, भूत की घटना के आधार पर वर्तमान में शोध कर, वर्तमान में शोध कर
भविष्य में आने वाली समस्या, भविष्य में आने वाली समस्या से बचा जा सकता है, आने वाली समस्या से बचा जा सकता है। एक तो उद्देश्य यही है, समस्या से बचाओ। भाई क्या करता है ऐतिहासिक शोध कि भूत की जो घटनाएं हो बीत चुकी हैं उनको आधार बनाकर वर्तमान में शोध करता है, और वर्तमान में शोध करके और भविष्य में आने वाली जो समस्या है उनसे जो है बचा रहता है या सतर्क रहता है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान व सामाजिक विज्ञान, व सामाजिक विज्ञान नवीन चिंतन को जन्म। कौन करता है भाई? ऐतिहासिक शोध। शिक्षा मनोविज्ञान हो सकता है या सामाजिक विज्ञान हो सकता है, उसमें नवीन जो चिंतन है उसको जन्म देता है आपका ऐतिहासिक शोध। चिंतन को जन्म देने का कार्य भी कौन करता है? ऐतिहासिक शोध करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान व सामाजिक विज्ञान को आधार बनाकर नवीन चिंतन को जन्म देने का काम भी जो है कौन करता है? ऐतिहासिक शोध करता है। तीसरा काम करता है भूतकाल के जो तथ्य या घटनाएं हैं, भूतकाल के तथ्यों के प्रति जो जिज्ञासा है, भूतकाल के तथ्यों के प्रति जो जिज्ञासा है उसको शांत करता है। भूतकाल के तथ्यों के प्रति जो जिज्ञासा है उसको शांत करता है या तृप्त करता है। जिज्ञासा को तृप्त करता है, तृप्त करता है। कौन सा शोध भाई? ऐतिहासिक शोध। ध्यान रखना, भूतकाल की जो घटनाएं हैं उनके प्रति जो आपकी जिज्ञासा है उनकी तृप्ति का काम भी जो है ये शोध करता है। और इसके अलावा वर्तमान में सिद्धांत व क्रियाओं की, वर्तमान के सिद्धांत और क्रियाओं का उद्भव भी करता है। वर्तमान के सिद्धांत व क्रियाओं का उद्भव भी इस शोध के द्वारा किया जाता है। कौन से शोध के द्वारा भाई? ऐतिहासिक शोध के द्वारा उद्भव किया जाता है, उद्भव किया जाता है। और उद्भव किया ही नहीं जाता, उद्भव किया जाता है, साथ ही विश्लेषण किया जाता है, साथ ही विश्लेषण भी किया जाता है, किया जाता है। ये आपका है ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध के क्या उद्देश्य हैं कि भूत की घटना के आधार पर वर्तमान में शोध कर भविष्य में आने वाली समस्या से बचाता है। शिक्षा मनोविज्ञान व सामाजिक विज्ञान में नवीन चिंतन को जन्म देता है। भूतकाल के तथ्यों के प्रति जो मानव की जिज्ञासा होती है उसको शांत करता है। इसके अलावा वर्तमान के सिद्धांत क्रियाओं का उद्भव जो है इसके द्वारा किया जाता है, और उद्भव करके उन जो है उनका विश्लेषण भी किया जाता है। ये थे आपके उद्देश्य किसके भाई? ऐतिहासिक रिसर्च के। ठीक है, नेक्स्ट है ऐतिहासिक शोध का महत्व। ऐतिहासिक शोध का महत्व, तो ऐतिहासिक शोध का जो महत्व है भाई उसको भी आप ध्यान से देखिएगा कि भाई ऐतिहासिक शोध का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो पहला काम तो करता है अनुसंधान की प्रकृति को समझने में सहायता। पहला काम क्या करता है? अनुसंधान की प्रकृति को समझने में सहायता, प्रकृति को समझने में सहायता, समझने में सहायता। अनुसंधान की प्रकृति को समझने में सहायता कौन करता है भाई? ऐतिहासिक शोध। की ऐतिहासिक शोध का क्या महत्व है कि अनुसंधान की
प्रकृति को समझने में सहायता करता है, ठीक है ना। दूसरा, अतीत की गलतियों से सीख लेकर, यह भी महत्वपूर्ण भाई, अतीत की गलतियों से अतीत की गलतियों या भूलों से सीख लेकर भविष्य में बचने की प्रेरणा कौन देता है भाई? ऐतिहासिक शोध, ये उसका महत्व है। अनुसंधान की प्रकृति को समझने में सहायता करता है, अतीत की गलतियां या भूलों से सीख लेकर भविष्य में बचने की प्रेरणा भी ये देता है, ठीक है। एक, अंधविश्वास और भ्रमों को दूर करता है। अंधविश्वास व मानव के जो भ्रम होते हैं, भ्रमों को दूर करता है, कौन करता है भाई? आपका जो है ये ऐतिहासिक शोध अंधविश्वास व भ्रमों को भी दूर करता है, ठीक है। शिक्षा व मनोविज्ञान को और क्या महत्व हो सकता है? शिक्षा व मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षा व मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है ना। तो इसको शिक्षा व मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? आपका ये ऐतिहासिक शोध करता है, ठीक है ना। और इसमें अनुसंधान व व्यवहारिक अनुसंधान दोनों का मिश्रण होता है। ये जो ऐतिहासिक अनुसंधान है, इसमें दो चीजों का मिश्रण होता है भाई, ठीक है ना। तो इसमें एक तो होता है व्यवहारिक अनुसंधान, ठीक है ना, और एक शुद्ध अनुसंधान। शुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान दोनों का मिश्रण होता है। तो ये आपके क्या है? ऐतिहासिक शोध का महत्व है। ऐतिहासिक शोध का महत्व अगर आपसे पूछे तो अनुसंधान की प्रकृति को समझने में सहायता करता है, अतीत की गलतियां या भूलों से सीख लेकर भविष्य में बचने की प्रेरणा देता है, अंधविश्वास और भ्रमों को दूर करता है, शिक्षा व मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, और शुद्ध अनुसंधान व व्यवहारिक अनुसंधान दोनों का मिश्रण होकर ऐतिहासिक अनुसंधान आपका बनता है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, अनुसंधान। अब इसके कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा आप इनके कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके लिए डाले हैं कि किस तरह के प्रश्न इसके अंदर आ सकते हैं, उनके बारे में हम आपको जो है जानकारी देते हैं। सबसे पहले देखिएगा आप पहला प्रश्न है कि वह शोध जिसमें दो या दो से अधिक जिसमें दो या दो से अधिक विशेषज्ञ भाग लेते हैं, इसमें समस्या बहुविषय होती है, कौन सा शोध होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीजें आई हैं कि इसमें एक तो दो या दो से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और एक समस्या बहुविषय है, ठीक है। तो जो हमने आपको पीछे पढ़ाए थे शोध, तो शोध के बारे में बताया था आपको कि जो अगर बात करें हम बाह्य विषय शोध की,
तो बाह्य विशेष शोध में क्या होता है कि बाह्य विशेष शोध में हमने आपको बताया था कि बाह्य विशेष शोध में जो है वो विषय होता है वो जटिल होता है। कैसा होता है? जटिल होता है, और इसमें जटिल समस्या का समाधान इसके अंदर किया जाता है। ठीक है ना? जटिल समस्या का समाधान किया जाता है। इसके उदाहरण में मैंने बताया था, जैसे किसी डॉक्टर द्वारा दुर्लभ ऑपरेशन करना, कौन सा है? बाह्य विशेष शोध है, और इसको नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको लगाया गया था। इससे पहले ये शोध नहीं था, और इसको नई शिक्षा नीति ने सर्वाधिक महत्व दिया है, क्योंकि ये आने वाले समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसके बाद बात करें मौलिक शोध की, तो मौलिक शोध वह शोध होता है जो अपने मूल रूप से उपलब्ध होता है, जो नवीन तथ्यों का संग्रहण करता है, नवीन जानकारियां हमें प्रोवाइड करता है, नवीन ज्ञान हमें प्रदान करता है, वो आपका मौलिक शोध होता है। बात करें व्यवहारिक शोध की, तो व्यवहारिक शोध की उत्पत्ति मौलिक शोध से होती है। ये मौलिक शोध के तथ्यों को इकट्ठा करके ये आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है ना? इसलिए पूर्णतः किस पे निर्भर होता है? ये मौलिक शोध पे निर्भर होता है। अंतिम है आपका अंतर विषय शोध। अंतर विषय शोध होता है, इसका जो विषय होता है वो बहुविषय होता है। विषय कैसा होता है? बहुविषय होता है, और बहुविषय होता है, और इसमें शोधकर्ता दो या दो से अधिक होते हैं। दो या दो से अधिक शोधकर्ता होते हैं इसके अंदर, शोधकर्ता। और जब आपको क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अंतर विषय शोध होता है, उसमें क्या होता है? बहुविषय होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो द होगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अंतर विषय शोध में विषय जो है वो बहुविषय होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण में बताया था कि भारत में सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, तो उसके 5 कारणों से बताया था कि उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। ठीक है ना? तो वह शोध जिसमें दो या दो से अधिक विशेषज्ञ भाग लेते हैं, इसमें समस्या बहुविषय होती है। कौन सा शोध है? तो ये आपका अंतर विषय शोध है भाई। ठीक है ना? अंतर विषय शोध है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, मौलिक शोध को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो जो मौलिक शोध होता है उसको भाई देखिएगा प्राथमिक शोध के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक शोध का ही नाम जो है मौलिक शोध है। मौलिक मूल रूप से या प्राथमिक। ठीक है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा स, मौलिक शोध को ही प्राथमिक शोध कहा जाता है। नेक्स्ट, गलत को चुनो। इसमें हमें गलत को चुनना है। देखिएगा इसमें क्या क्या सही है क्या गलत है, अभी इनको जांच करते हैं। हम जांच करते हैं इसकी क्या गलत हो सकता है, क्या इसमें सही हो सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले परिणाम के आधार पर, परिणाम के आधार पर शोध, और परिणाम के आधार पर शोध पे हम बात करेंगे कि परिणाम के आधार पर शोध कितने प्रकार के हो सकते हैं, तर्क के आधार पर शोध कितने प्रकार के हो सकते हैं, जांच के आधार पर शोध कितने प्रकार के हो सकते हैं, और अवधारणा के आधार पर शोध जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हमने जो है आपको पहले एक इंडेक्स बताई थी कि भाई शोध का जब विभाजन किया था तो हमने बताया था कि परिणाम के आधार पर जो शोध होते हैं वो होते हैं मौलिक और व्यवहारिक। परिणाम के आधार पर शोध मौलिक और व्यवहारिक होते हैं। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। तर्क के आधार पर, तर्क के आधार पर जो है आपका होगा आगमन व निगमन। आगमन व निगमन, इसका मतलब ये गलत है। एक तो आगमन व निगमन। आगे और देखते हैं, जांच के आधार पर संरचित व असंरचित, बिल्कुल सही है ये भी। जांच के आधार पर, अवधारणा के आधार पर वैज्ञानिक व अनुभव जनित, ये भी सही है। इसका मतलब ये व आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तर्क के आधार पर जो रिसर्च को वर्गीकृत किया जाता है वो आगमन व निगमन के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर द्वारा जटिल ऑपरेशन करना, डॉक्टर द्वारा जटिल ऑपरेशन करना किस शोध के अंतर्गत आता है? तो जैसा कि मैंने अभी पिछले ही प्रश्न में आपको बताया था कि डॉक्टर द्वारा जटिल ऑपरेशन करना बाह्य विशेष शोध के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? नेक्स्ट,
शोध की ऐसी प्रणाली जो सामान्य से विशेष की ओर चलती है। शोध की ऐसी प्रणाली जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। तो भाई कौन सी प्रणाली होगी? शोध की ऐसी प्रणाली जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। बताइए, आगमनात्मक, निगमनात्मक, वर्णनात्मक या संरचित? ठीक है ना? तो निगमनात्मक जो पद्धति होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ध्यान रखिएगा, निगमनात्मक प्रणाली हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।